सर पर और एक नया आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूं फॉर योर अपकमिंग एनडीए एंड सीडीएस एग्जामिनेशन। और आज का जो हमारा ये सेशन यहाँ पर होने वाला है, इसमें मैं आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कुछ यहाँ पर कराऊंगा। फिजिकल ज्योग्राफी मैंने स्टार्ट किया है और सेशन नंबर 13 तक अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने आपको कुछ करंट अफेयर के स्टैटिक जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन प्रोवाइड किया था। सेशन नंबर 14, सेशन नंबर 15 जो है वो ज्योग्राफी के ऊपर बेस्ड है। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप करोगे तो आपका बेसिक एनसीईआरटी का रिवीजन भी यहाँ पर हो जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो आपकी यहाँ पर कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे पहले वाले अगर आपने सेशन नहीं देखे हैं तो ये प्लेलिस्ट जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं उसमें मैंने सारे वीडियोस जो है वो आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। आपके एनडीए एग्जामिनेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और आपकी सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। आज का देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग असर्शंस। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से असर्शंस हैं जो कि आपको ट्रू यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, मतलब सत्य कथन की आपको यहाँ पर खोज करनी है। ठीक है, पहली बात बोली जा रही है कि नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द ईयर, है ना, मतलब नाइट्रोजन जो है वो बहुत मात्रा में आपको ईयर में देखने को मिलेगा। दूसरी बात, व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। जब हम यहाँ पर इनहेल करते हैं तो कुछ मात्रा में नाइट्रोजन जो है वो हमारे लंग्स में जाती है और फिर हम उसको एक्सहेल कर देते हैं। ठीक है, इनहेल मतलब सांस को अंदर लेना, एक्सहेल मतलब बाहर करना। प्लांट्स फुलफिल देयर नीड ऑफ नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। तो अभी आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो आपको यहाँ पर सही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। करीब 78% जो है वो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। ठीक है, और उसके बाद यहां पर क्या है कि हम जो नाइट्रोजन है वो इनहेल करते हैं और उसको एक्सहेल कर देते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट भी यहां पर सही है। तो आप एक चीज यहां पर देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट जो सही है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो ऑप्शन है वो यहां पर गलत हो गया। अब हमने दूसरा स्टेटमेंट भी यहां पर सही कर दिया, इसका मतलब है कि ये ऑप्शन भी यहां पर गलत हो गया। अब दो ऑप्शन केवल बचे, मतलब क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होता है कि जो प्लांट्स के केस में अगर हम देखेंगे ना तो प्लांट्स का सर्वाइवल जो है वो किस बात के ऊपर निर्भर करता है, वो नाइट्रोजन के ऊपर डिपेंड करता है ना। मतलब सर्वाइवल के लिए आप ये कह सकते हैं कि प्लांट्स को जो है वो किसकी जरूरत होगी, वो नाइट्रोजन जो है उसकी यहां पर आवश्यकता आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहां पर एक बात ये भी ध्यान रखना है कि प्लांट्स जो होते हैं ना वो डायरेक्टली एयर से जो है वो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को जो है वो यहां पर फुलफिल नहीं करते। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। मतलब हमको सबको पता होना चाहिए कि यहां पर क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ तो सॉइल में आपको देखने को मिलेंगे, है ना, और कुछ जो होते हैं वो यहां पर क्या होते हैं कि कुछ पौधे जो होते हैं उनके रूट्स में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या होते हैं भाई, उनके रूट्स में जो है वो आपको देखने को मिलते हैं और ये क्या करते हैं कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है, ठीक है, उसको यहां पर एयर से लेते हैं और उसके बाद यहां पर क्या होता है कि इस फॉर्म में जो है वो यहां पर चेंज करते हैं। ठीक है, जिसको यहां पर क्या करें कि जो भी प्लांट वगैरह होते हैं उसको यहां पर यूज कर पाए, है ना। तो डायरेक्टली जो है वो यहां पर ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि कई तरीके की जो लिग्यूमिनस यहां पर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो लिग्यूमिनस प्लांट्स वगैरह होते हैं उनके रूट्स वगैरह में आपको जो है वो यहां पर इस तरीके के बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। What is the correct sequence of the gases found in the atmosphere on the basis of the percentage in descending order? ठीक है, तो याद रखिएगा डिसेंडिंग पूछा गया या असेंडिंग पूछा गया। डिसेंडिंग मतलब पहले सबसे ज्यादा और लास्ट में सबसे कम। तो हमारे वातावरण में आप सभी को पता है कि अलग अलग तरीके की गैसेस यहां पर होती है ना। तो अभी आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी गैस है जो सबसे ज्यादा है, कौन सी गैस जो है वो यहां पर, ठीक है, सबसे कम आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में आया है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है कि आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब जो यहां पर आंसर है वो यहां पर आपको बताना है और मैं आपको ना इसके अलावा भी कुछ चीजें जो है वो बता दूंगा, जैसे नाइट्रोजन वगैरह, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके ऊपर तो जो है वो ज्यादातर लोग क्वेश्चन वगैरह यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ना कई बार क्या होता है कि चीजें जो है वो डिफरेंट आ जाती हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हम नाइट्रोजन के बारे में बात करें, ठीक है, तो जो नाइट्रोजन गैस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी उसका जो परसेंटेज है वो करीब आप ये कह सकते हैं कि 78% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हम ये मान लेते हैं। ऑक्सीजन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो करीब आपको 21% जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
उसके बाद जो तीसरे नंबर पर आपको गैस देखने को मिलेगी ना, वो आर्गन होती है। ठीक है, आर्गन जो है वो यहां पर क्या है कि एक नोबेल गैस है, और इसका जो परसेंटेज अगर आप देखोगे तो करीब 0.93% जो है वो आपको देखने को मिलती है। उसके बाद आपको फिर कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगी, जिसका परसेंटेज करीब 0.036% आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो अगली यहां पर आपको गैस देखने को मिलेगी, ये है आपका नियॉन, और नियॉन का जो परसेंटेज है ये है 0.00182% आपको नियॉन देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको हीलियम जो है वो आपको देखने को मिलेगा, और हीलियम का जो परसेंटेज है ये है 0.000524। ठीक है, ये हो गया आपका नियॉन का। तो मुझे लगता है कि आपको ना इतना पता होना चाहिए। ठीक है, इतना अगर आप पता कर लोगे तो अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कभी आ जाएगा, क्योंकि अब इसमें क्या है कि बाकी सब लोगों को तो पता ही होता है कि भाई सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है ना, ये तो सबको पता होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो यहां तक भी आ सकते हैं, नियॉन में हीलियम तक भी जो है वो यहां पर आ सकते हैं। तो ये हमको थोड़ा ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर उसके बाद आर्गन आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन जो है ये हमारा सही है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर यहां पर नियॉन, और फिर हीलियम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चले भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेल स्टॉर्म अकर इन विच लेयर। अब देखिए हम सभी को बताया कि अलग अलग तरीके की लेयर्स हैं, है ना, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, है ना, आयनोस्फेयर, अलग अलग तरीके की लेयर्स यहां पर होती है। तो अभी यहां पर क्या है कि जो भी वेदर फिनोमिना होते हैं जैसे रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म वगैरह, तो ये एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में आपको देखने को मिलेगा, है ना, ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, मीजोस्फेयर में, या फिर थर्मोस्फेयर में, है ना। तो एक बात ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम सबसे नीचे वाली लेयर के बारे में बात करेंगे, है ना, तो सबसे नीचे आपको कौन सा देखने को मिलेगा, या आपको मिलेगा ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, और इसके ऊपर जो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये कौन सा होता है, ये होता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर हो गया आपका, उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर आपको स्ट्रेटोस्फेयर यहां पर देखने को मिल गया। ठीक है, उसके बाद यहां पर अगले नंबर पे कौन सी होती है बताइए भाई। ठीक है, अगले नंबर पर अगर हम यहां पर देखेंगे तो जैसे आपका ट्रोपोस्फेयर हो गया, ठीक है, उसके बाद यहां पर आपका जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है ये आपको मीजोस्फेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका मीजोस्फेयर। फिर अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपका थर्मोस्फेयर। ठीक है, थर्मोस्फेयर, और उसके बाद जो है वो लास्ट में आपको आयनोस्फेयर जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको ना ये भी आ सकता है पेपर में कि इसको नीचे से ऊपर जो है वो अरेंज करिए, है ना, तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान रखना है कि कौन सा किस नंबर पर आता है। अब जो ट्रोपोस्फेयर होता है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर आपको देखने को मिलेगी, है ना, और इसकी जो करीब आप रेंज यहां पर देखेंगे तो ये 13 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद यहां पर क्या है कि जो भी एयर वगैरह होती है वो मैक्सिमम आपको इसी जगह पर जो है वो प्रेजेंट यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम ये यहीं पर प्रेजेंट होती है, और जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं जैसे रेनफॉल हो गया, है ना, फिर फॉग हो गया, हेल स्टॉर्म वगैरह हो गया, ये सब कुछ जो है वो आपको ट्रोपोस्फेयर में ही देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन रिलेटेड टू द स्ट्रेटोस्फेयर इज आर ट्रू। ठीक है, अब यहां पर किसकी बात हो रही है, स्ट्रेटोस्फेयर की बात हो रही है, और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिल रहा है। ठीक है, द स्फीयर अबव द ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना एंड इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। ठीक है, तो देखिए इसमें बहुत सिंपल सी बात है, पहला तो मैं आपको बता ही चुका हूं, है ना, और यहां पर क्या है कि इसमें ना आप ये कह सकते हैं कि जो भी अलग अलग तरीके के आपके वेदर फिनोमिना वगैरह होते हैं ना, ठीक है, मतलब वो कह सकते हैं कि वो नहीं होते हैं। और इसी वजह से आप एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जैसे हमारे जो एविएशन वगैरह होता है, जैसे हेलीकॉप्टर, है ना, या फाइट जो आपके फ्लाइंग वगैरह जो पॉसिबल यहां पर हो पाती है वो इसी जगह पर पॉसिबल होती है ना, फ्लाइंग जो पॉसिबल है वो यहीं पर होता है। क्यों? क्योंकि क्लाउड वगैरह नहीं होता है, एयर का डिस्टर्बेंस नहीं होता, वेदर फिनोमिना नहीं होता है, और इसी वजह से यहां पर ये चीजें हैं। और एक बात ये ध्यान रखिएगा, ओजोन लेयर जो है वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन लेयर, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। चलिए कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताइएगा कि ओजोन लेयर में जो है वो होल होते हैं, आपको पता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह जो है उसका जो हम यूज करते हैं उसकी वजह से ओजोन लेयर में होल्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है,
तो आप मुझे ये बताइए कि ओजोन लेयर में जो पहला होल यहां पर आइडेंटिफाई किया गया था वो कहां पर किया गया था और किस ईयर में किया गया था, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दो, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, सो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपसे पूछा गया कि ट्रू स्टेटमेंट आपको बताने हैं, ठीक है। एरोप्लेन फ्लाई इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, अब इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि वहां पर कोई क्लाउड्स नहीं है, कोई वेदर फिनोमिना नहीं है, तो इसलिए यहां पर क्या है कि आइडल कंडीशन जो है वो कहां पर देखने को मिलती है, वो मैंने अभी आपको बता दिया ना। फ्लाइंग पॉसिबल कहां पर होगी, स्ट्रेटोस्फेयर में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें कोई मतलब ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आप इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं कि द मेटेरॉइड्स कमिंग फ्रॉम स्पेस बिगिन टू बर्न एज सुन एज दे एंटर इन द विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो मेटेरॉइड्स यहां पर होते हैं, तो यहां पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जैसे वो स्पेस से हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर में यहां पर आते हैं, तो कौन सी लेयर में पहुंचते ही उसमें बर्निंग जो है वो यहां पर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज जो है ये आपको बताना है कि इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर या फिर थर्मोस्फेयर, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि क्या है। तो याद रखिएगा ये जो मेटेरॉइड्स होते हैं वो कहां पर बर्न होते हैं, या आपको मीजोस्फेयर में जो है ये आपको बर्न होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा मेटियोर्स होते हैं और मीजोस्फेयर में आके वो मेटेरॉइड्स जो है वो बर्न होते हैं, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि कुछ मेटेरॉइड्स जो है वो पूरी तरीके से बर्न नहीं होते हैं, है ना, और इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि वो जमीन पर गिर जाते हैं, और जमीन पर गिरने की वजह से जो है वो यहाँ पर क्या है कि आपको जो है वो यहाँ पर अलग अलग तरीके के जो यहाँ पर होल्स वगैरह हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कई तरीके की जो रिवर वगैरह है वो भी आपको देखने को मिलता है, मतलब जो लेक वगैरह होते हैं, है ना। जैसे अगर आपसे एक चीज ये पूछा जाए कि भारत में भाई एक मेटेरॉइड जो यहाँ पर लेक है ना, जो कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ था, और वो यहाँ पर क्या हुआ था कि वो धरती पर आकर गिर गया था, ठीक है, जिसकी वजह से आपको एक लेक का निर्माण यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, कौन सी लेक है वो, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है लोनार लेक, ठीक है। याद रखिएगा ये लोनार लेक है, और लोनार लेक जो है वो कहां पर है, ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी, है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर कभी मेटेरॉइड वगैरह बर्न नहीं होते हैं कंप्लीटली, तो जमीन पर गिर के जो है वो यहाँ पर बहुत बड़ा सा एक होल बन जाता है, और उसमें ही ये मेटेरॉइड लेक जो है लोनार लेक उसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो मीजोस्फीयर में जो होता है वो क्या होता है कि आप ये कह सकते हैं कि जो मेटेरॉइड्स वगैरह होते हैं वो बर्न होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए कंसीडर द फॉलोइंग असर्शंस, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा असर्शन है जो कि आपको ट्रू यहां पर देखने को मिल रहा है। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट, जैसे जैसे हम यहाँ पर हाइट हमारी इंक्रीज होती है, आप ये कह सकते हैं कि जो थर्मोस्फेयर होता है वहां पर टेम्परेचर बहुत ही रैपिडली जो है वो आपको राइज होता हुआ दिखाई देता है। ट्रोपोस्फेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन, है ना, ट्रोपोस्फेयर जो होता है वो रेडियो ट्रांसमिशन में जो है वो यहाँ पर मदद करता है। तो ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखिए आपसे एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में वो कौन सी लेयर है जहां पर आपको मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा ये आपके एफकेट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो कहां पर मिलेगा, ये थर्मोस्फेयर में देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जो थर्मोस्फेयर है ना, उसी में ही आपको जो है वो आइनोस्फेयर जो है वो देखने को मिलता है, मतलब आइनोस्फेयर इज पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर, ठीक है, इज पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर, ठीक है। तो थर्मोस्फेयर का जो पार्ट है वो क्या है, वो आपका आइनोस्फेयर यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर बताया गया है कि करीब 80 से 400 किलोमीटर तक जो है इसकी टोटल लेंथ होती है ना, हमारा जो थर्मोस्फेयर है, और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो काफी रैपिडली जो है वो इंक्रीज करता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि जो ट्रोपोस्फेयर जो है ये रेडियो ट्रांसमिशन में मदद करता है, ये बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि इसमें जो मदद यहां पर करेगा वो कौन करेगा, वो थर्मोस्फेयर करेगा, है ना। इसमें जो रेडियो ट्रांसमिशन में बेसिकली जो आयंस वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक करना, तो उसके लिए आयनोस्फेयर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं, ठीक है, कि जो आपका थर्मोस्फेयर है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको मेन यहाँ पर रोल प्ले करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर क्या है उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी जो है वो जानकारी यहां पर प्रोवाइड कर चुका हूं, ठीक है। तो सही स्टेटमेंट पूछा गया तो केवल पहला वाला स्टेटमेंट जो है ये आपको बिल्कुल सही देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन इज आर ट्रू, इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि आपको यहां पर
सही देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ और द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिमेन्स द सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ। तो अब आपको बताना है कि इसका आंसर यहां पर जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो यहां पर क्या है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझिएगा कि इसमें जो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि जो ये इंसुलेशन होता है वो आखिर होता क्या है ना। तो मतलब यहां पर क्या है कि देखिए पहला वाला जो पॉइंट यहां पर आपको दिया गया है, ठीक है, तो उसको अगर हम यहां पर देखेंगे तो अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या है कि जो इंसुलेशन यहां पर आपको देखेंगे तो यहां पर क्या होता है कि इंसुलेशन जो होता है एक तरीके का सोलर रेडिएशन होता है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के द्वारा या उसकी सरफेस के द्वारा यहां पर रिसीव किया जाता है, इंटरसेप्ट किया जाता है। सो इंसुलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। ठीक है, सबसे पहले तो एक ये जो डेफिनेशन है वो आपको यहां पर पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिमेन द सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि इसको एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जो इक्वेटर होता है, ठीक है, जो आपका इक्वेटर होगा वहां पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, और जो पोल्स यहां पर होते हैं उस पे क्या होता है, उस पे जो है ये आपको मिनिमम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पर मैक्सिमम सनरेज आपको देखने को मिलती है, पोल्स में तो क्या है कि बर्फ जमी रहेगी भाई, है ना, तो ये नहीं होता है। और इसी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो यहाँ पर क्या है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो इंसुलेशन है वो यहाँ पर सभी जगह पर समान आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखना है, तो यहां पर आपको ये भी याद रखना है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे कई जगह पर मेटल बिल्डिंग्स वगैरह भी आपको देखने को मिलता है ना। तो आजकल बिल्डिंग्स वगैरह इतनी लंबी लंबी ऊंची ऊंची बनने लग गई हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो एरिया है जहां पर ये रेडिएशन इंटरसेप्ट होंगे वो भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सब रीजन यहाँ पर होते हैं, तो इसको हम इंसुलेशन कहते हैं। और इसी की वजह से फिर हीट वेव्स वगैरह वाले जो फिनोमिना होते हैं ये भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपसे पूछा गया कि कौन सा ट्रू है ना, तो पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला गलत है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि रीड द फॉलोइंग असर्शंस केयरफुली, और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि आपको ट्रू देखने को मिलेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। द लो प्रेशर एरिया इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काईज। एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। तो अब आपको बताना है कि इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको ये समझना है कि यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहां पर एयर प्रेशर की बात कर रहे हैं। ठीक, अब ये जो एयर प्रेशर होता है ये होता गया है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए एयर प्रेशर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर। ठीक है, मतलब यहां पर क्या है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, ऑन दी अर्थ सरफेस, मतलब अगर बात करें हम तो अर्थ की सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा किसके द्वारा, वेट ऑफ एयर के द्वारा, उसको हम एयर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, और एक बात यहां पर यह ध्यान रखना है कि एयर प्रेशर जो है, ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट कहां पर होता है, सबसे हाईएस्ट अगर हम एयर प्रेशर देखेंगे तो वो होता है आपका सी लेवल पर। ठीक, मतलब सी लेवल पर एयर प्रेशर जो है वो सबसे ज्यादा होता है, और उसके बाद ठीक है हाइट के साथ डिक्रीज होगा। ठीक है, हाइट के साथ जो है वो यहां पर डिक्रीज होगा, है ना। क्यों? क्योंकि ऊपर अगर आप जाते जाओगे तो मैंने क्या बताया था आपको कि ट्रोपोस्फेयर में मैक्सिमम गैसेस होती हैं, एयर होती है ना। ऊपर जाते जाओगे तो एयर कम होती जाएगी, तो इसका मतलब है कि प्रेशर जो है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। तो सी लेवल पर जो है वो एयर प्रेशर जो है वो आपका मैक्सिमम यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, एक बात आपको ये ध्यान रखना है। अब एक बात ये ध्यान रखनी है आपको, बाकी स्टेटमेंट आप छोड़िए, है ना। अब यहां पर ये देखिए कि एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। हम इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ जो है वो एयर मूव करती है, मतलब कि चौथा स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। अब चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका मतलब है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है पहला वाला, ये आपका यहां पर गलत हो गया, है ना, क्योंकि पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि उसमें 4 है ही नहीं है ना। अब अगली बात यहां पर देखते हैं कि हॉरिजॉन्टली अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन एयर प्रेशर का यहां पर देखेंगे तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मतलब बोला जा रहा है कि हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। अब इसका रीजन यहां पर क्या है कि अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर यहां पर ज्यादा है,
ठीक है। अगर हम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, अगर टेम्परेचर यहाँ पर किसी भी प्लेस का जो है वो यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, तो टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो एयर जो है वो उसमें क्या होगी, उसमें आपको हीटिंग देखने को मिलेगी, और हीटिंग की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि एयर जो है वो राइज होंगी, ऊपर की तरफ आपको जाती हुई दिखाई देंगी। अब नीचे वाली एयर अगर ऊपर चली गई है तो इसकी वजह से क्या होगा बताओ, लो प्रेशर क्रिएट होगा कि नहीं क्रिएट होगा, उसकी जगह पर जो है वो आपको लो प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि जो भी लो प्रेशर वाला चीज यहां पर आपको देखने को मिलती है, जहां पर भी लो प्रेशर होगा वहां पर क्या है कि वहां पर आपको क्लाउडी स्काई देखने को मिलेंगे, है ना, मतलब थोड़ा क्लाउडी स्काई होता है, या आप यहां पर ये कह सकते हैं कि वेट वेदर वाली जो कंडीशन होती है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब हुआ कि हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। बिल्कुल सही बात है। लो प्रेशर एरिया इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर। बिल्कुल सही बात है। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काईज, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत यहां पर नहीं होगी। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि लो प्रेशर में जो है वो क्लाउडी स्काईज एंड जो है वेट वेदर देखने को मिल रहा है। और अगर मान लीजिए कि कहीं पर लोअर टेम्परेचर है, अगर यहां पर क्या है कि टेम्परेचर जो है वो आपको कम देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा कि एयर जो होगी वो कैसी होगी, वो कोल्ड आपको देखने को मिलेगी, है ना। जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है वहीं पर तो बारिश होती है ना, इसलिए वहां पर क्या हो रहा है, क्लाउडी स्काई वेट वेदर दिख रहा है। अदरवाइज जहां पर टेम्परेचर कम होगा वहां पर एयर कोल्ड होगी। तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि यहां पर क्या होगा, एयर जब यहां पर कोल्ड होगी तो थोड़ा हैवी होगी, है ना, और हैवी अगर होगी तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको हाई प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। और अगर यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि हाई प्रेशर जो होता है वो क्लियर और सनी स्काई से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही, मतलब सारे स्टेटमेंट जो है ये आपके बिल्कुल सही यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन था, काफी सारी नई चीजें हैं जो आपको इसमें सीखने को मिली होंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज आर राइट। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है जो कि आपको राइट देखने को मिलेगा। winds that blow constantly throughout the year in a particular direction, है ना, मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो विंड यहां पर कॉन्स्टेंटली, है ना, पूरे साल यहां पर ब्लो करती रहती हैं, उनको हम लोकल विंड्स कहते हैं। winds that change their direction in different season, है ना, जो डिफरेंट सीजन में अपनी डायरेक्शन को चेंज करती हैं, ऐसी विंड्स को हम सीजनल विंड्स कहते हैं। winds that blow only during a particular period of the day or year in a small area, मतलब आप ये कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर पर्टिकुलर एरिया में जो विंड्स यहां पर ब्लो करती हैं उनको हम परमानेंट विंड्स जो है वो यहां पर कहते हैं। तो अभी आपको बताना है कि इसमें से जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो यहां पर क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर जैसे कुछ के एग्जाम्पल वगैरह भी आपसे पूछे जा सकते हैं ना, कि परमानेंट विंड्स इसमें से कौन सी है कौन सी नहीं है ना, इस तरीके की चीजें जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको परमानेंट विंड्स के बारे में बताऊंगा। तो परमानेंट विंड्स में जैसे आप एग्जांपल अगर आप देखोगे तो जैसे मतलब आप यहां पर देखिए ट्रेड विंड्स हो गई आपकी, है ना, जो ट्रेड विंड्स यहां पर हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम यहां पर तो जैसे वेस्टर्लीज हो गए, है ना, जिसको वेस्टर्लीज में भी हम यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं, वेस्टर्लीज हो गया, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो ईस्टर्लीज हो गए, है ना, ये सब जो है ये क्या है, ये परमानेंट विंड्स होती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, मतलब कि थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, मतलब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है वो थ्रू आउट यहां पर आपको ब्लो करती हुई यहां पर दिखाई देती है। ठीक है, जैसे ट्रेड विंड हो गए, वेस्टर्लीज हो गए, ईस्टर्लीज वगैरह हो गए, ये थ्रू आउट यहां पर ब्लो करते हैं। ठीक है, तो यहां पर बोला जा रहा है कि ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया ना, विंड्स दैट ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, नहीं, ये पूरे साल यहां पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है वो यहां पर ब्लो करते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि सीजनल विंड्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो विंड दैट चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। ठीक है, मतलब यहां पर क्या बोला गया है कि यहां पर बोला जा रहा है कि डिफरेंट सीजन में जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। तो ये सही है। जैसे आप यहां पर क्या कह सकते हैं कि भारत में, है ना, जैसे मॉनसून के बारे में बात करें हम, है ना, तो ये आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो मॉनसून का जो रीजन है वो आप यहां पर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या है कि ये जो लोकल विंड्स होती हैं, लोकल विंड्स मतलब आप ये कह सकते हैं, ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि मतलब टाइम भी जो है वो लिमिटेड है। मतलब आप इसमें ये बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर पीरियड में पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, पर्टिकुलर पीरियड एंड एरिया, वहां पर जो ब्लो करती हैं उसको हम लोकल विंड्स यहां पर कहते हैं। ठीक है, जैसे आप कई सारा देख सकते हैं, जैसे लैंड एंड सी ब्रीज यहां पर हो गया, है ना, लैंड एंड सी ब्रीज आपको देखने को मिलेगा।
फिर उसके बाद जैसे अगर आप अगला एग्जांपल देखेंगे तो जैसे आपको लू वगैरह भी देखने को मिलेगा, ठीक है, जैसे भारत में भी लू वगैरह आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एक नाम सुना होगा चिनूक हो गया, ठीक है, चिनूक जो है वो आपको रॉकी माउंटेन नॉर्थ अमेरिका वगैरह में यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो यहाँ पर इनको हम लोकल विंड्स कहते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड में एक पर्टिकुलर एरिया में आपको ब्लो करती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट गलत है। तो अभी पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो केवल एक ही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रीड द फॉलोइंग असर्शन केयरफुली। एज द एयर गेट्स वार्मर व्हाट इफेक्ट डज इट मेक इन कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एयर जो है वो वार्म होती है तो आपको बताना है कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, देयर इज अ नो इफेक्ट, फर्स्ट ग्रोज देन डिक्रीज। तो अब आपको बताना है कि इसका जो हमारा आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए जब भी यहां पर क्या होता है कि कहीं से भी वाटर जो है वो यहां पर इवेपोरेट होता है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि वाटर इवेपोरेट होता है लैंड से डिफरेंट बॉडीज में, तो वो यहां पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब भी वाटर यहां पर इवेपोरेट होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वाटर वेपर में यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि जब भी ये वाटर आपको ये वेपर यहां पर देखने को मिल रहे हैं तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जो भी यहां पर मॉइस्चर होता है, ठीक है, मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम, ठीक है, मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम, है ना, मतलब किसी भी समय में जो भी एयर में मॉइस्चर आपको देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं, है ना, आर्द्रता जिसको हिंदी में कहते हैं, ह्यूमिडिटी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए कि अगर एयर जो है वो पूरी तरीके से वाटर वेपर से फिल है तो उसको हम ह्यूमिड डे बोलते हैं, जैसे बोलते नहीं कि आज बहुत ह्यूमिडिटी है ना। तो अब यहां पर आप ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे यहां पर एयर वार्मर होती जाती है, मतलब कि टेम्परेचर आपको बढ़ता जाएगा, तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो यहां पर क्या होगी, वो आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे एयर जो है वो वार्मर होगी इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और आप ये कह सकते हैं कि यहां पर जो है वो और ज्यादा एयर जो है वो ह्यूमिड यहां पर होती जाएगी, मतलब ह्यूमिडिटी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ये क्या है, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज आर कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट फिशिंग जोन इन द वर्ल्ड, ठीक है। जो फिशिंग के लिए सबसे अच्छा जोन यहां पर कहलाएगा वो यहां पर क्या कहलाएगा, कौन सा जोन है जो यहां पर कहलाएगा, उसके बारे में ये पूछा जा रहा है, ठीक है। द एरियाज वेयर कोल्ड करंट फ्लोज, द एरियाज वेयर हॉट करंट फ्लोज, द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट, द एरिया ऑफ द सी दैट इज अराउंड द इक्वेटर, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इसका जो आंसर यहां पर होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो ये आप ये कह सकते हैं कि मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि जहां पर कोल्ड करंट और वार्म करंट मीट करती हैं वो पर्टिकुलर जो एरिया होता है वो फिशिंग जोन के लिए सबसे अच्छा यहां पर जो है वो एरिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे, जैसे जापान के आसपास वाले जो सी वाला जो रीजन आपको देखने को मिलता है ना, और उसके बाद जो नॉर्थ अमेरिका वाला जो रीजन वगैरह आपको देखने को मिलता है, ठीक है, इन सब जगह पर क्या होता है कि मतलब फिशिंग वगैरह बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि वहां पर कोल्ड करंट और जो वार्म करंट होती हैं वो आपको यहां पर मीट करती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। और आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जहां पर ये कोल्ड करंट और वार्म करंट यहां पर मिलता है वो कैसा होता है, वहां पर थोड़ा फॉगी वेदर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, और फॉगी वेदर होने की वजह से जो नेविगेशन होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना, जो नेविगेशन है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है, ये भी एक प्रॉब्लम है, चैलेंज है, और इसके लिए जो है अलग अलग तरीके की जो टेक्नोलॉजी है उसका हम प्रयोग यहां पर करते हैं, ठीक है। तो फिशिंग जोन जो है वो कौन सा रीजन होगा जहां पर एयर, वार्म एयर और जो कोल्ड करंट होते हैं वो यहां पर मीट करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज आर इंक्लूडेड इन द वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल में कौन कौन सी प्रोसेस हैं जो कि आपको यहां पर इंक्लूड होती हुई दिखाई देगी, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी प्रोसेस हैं जो कि वाटर साइकिल में आपको यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होता है कि देखिए पूरी प्रोसेस में आपको समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले होता है इवेपोरेशन, है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो भी वाटर बॉडीज वगैरह होती हैं वहां से क्या होता है कि वाटर जो है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि जो भी वाटर वेपर यहां पर कूल डाउन होंगी, है ना, जो भी यहां पर चीजें आपको वाटर वेपर कूल डाउन देखने को मिलेगा,
तो आप यहां पर ये क्या कह सकते हैं कि आपको जो है कंडेंसेशन देखने को मिलेगा, मतलब कि ये क्या हो जाएंगे, ये थोड़ा सा आपको कंडेंस जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो कंडेंसेशन की वजह से यहां पर क्या होता है कि कंडेंसेशन की वजह से जो है वो क्लाउड वगैरह का जो फॉर्मेशन है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, क्लाउड वगैरह जो फॉर्म होते हैं वो इसी वजह से यहां पर बनते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि जो भी कंडेंसेशन यहां पर होता है तो इसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि अब जो भी चीजें यहां पर होंगी, चाहे वो रेन के फॉर्म में हो, है ना, या स्नो के फॉर्म में हो, या फिर वो स्लीट के फॉर्म में हो, तो इस तरीके से जो है वो यहां पर क्या होने वाला है, वो आप ये कह सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन जो है उसका यहां पर होने वाला है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर, है ना, कहीं पर बारिश होती है, कहीं पर जो है वो स्नोफॉल वगैरह देखने को मिलता है, तो काफी सारी चीजें होती हैं। तो इवेपोरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया और प्रेसिपिटेशन हो गया, ये तीनों जो होते हैं वो वाटर साइकिल का यहां पर पार्ट है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर, ठीक है, टू सैलिनिटी ऑफ सी वाटर। तो सी वाटर की जो सैलिनिटी यहां पर होती है, तो उसके लिए जो सबसे ज्यादा यहां पर कंट्रीब्यूटर आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि इसमें अलग अलग तरीके के सॉल्ट वगैरह होते हैं। ठीक है, जिसको हम कॉमन टेबल सॉल्ट वगैरह भी यहां पर कहते हैं, जो हम खाते हैं, तो ये होता है सोडियम क्लोराइड। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहां पर क्या है कि एक टर्म दिया हुआ है सैलिनिटी। सैलिनिटी मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसको हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स। ठीक है, यूनिट भी दी गई है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन, ठीक है, प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब कि 1000 ग्राम ऑफ वाटर में कितना सॉल्ट यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसको हम यहां पर क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सैलिनिटी। और अगर हम यहां पर थोड़ा सा एवरेज सैलिनिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो हमारा यहां पर ओशन वगैरह होता है उसकी सैलिनिटी के बारे में देखेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं 35 पार्ट्स पर 1000, मतलब कि 1000 ग्राम ऑफ वाटर में 35 ग्राम जो है वो आपको सॉल्ट यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एवरेज सैलिनिटी जो है वो आपको देखने को मिल रही है। तो सोडियम क्लोराइड, क्योंकि अलग अलग तरीके की चीजें जो है वो रिवर्स वगैरह, है ना, अपने साथ सेडिमेंट्स वगैरह लेकर आती है, वो सब चीजें समुद्र में मिलती हैं, जिसकी वजह से आपको समुद्र की जो सैलिनिटी है वो बढ़ती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दिया हुआ है कि द मेन कॉज ऑफ द ओरिजिन ऑफ टाइड्स इन द ओशन आर। ठीक है, जो टाइड्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे ओशन में ओरिजिनेट होते हुए आपको दिखाई देते हैं, तो इसका मेन रीजन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ बोथ द सन एंड द मून एंड सी वाटर स्ट्रीम्स। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि जो टाइड्स हमारे ओशन में यहां पर देखने को मिलेंगे, इसका जो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल यहां पर रीजन है वो यहां पर क्या है। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि हम लोगों को एक चीज यहां पर पता है कि जैसे राइस भी यहां पर आपको ओशन के वाटर में जो है वो राइस भी यहां पर देखने को मिलता है, और यहां पर जो है वो फॉल भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको हम यहां पर क्या बोलते हैं, इसको जो है वो हम टाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम टाइड बोलते हैं। अब यहां पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं हाई टाइड। हाई टाइड का मतलब यहां पर क्या हुआ कि जब पानी जो है वो थोड़ा सा आपको ऊपर तक दिखाई देगा, मतलब आप ये कह सकते हैं कि मच ऑफ द शोर जो यहां पर होगा वो यहां पर कवर होगा। ठीक है, तो कवर जो है वो यहां पर क्या करेगा, ये थोड़ा सा पानी जो है वो शोर को ज्यादा कवर करेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि एक चीज होती है जिसको यहां पर बोलते हैं लो टाइड। अब यहां पर क्या है कि जो किनारा होता है उस वाले शोर जो है आपको उसको यहां पर ये कम कवर करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब इसका जो रीजन यहां पर होता है वो क्या होता है कि ग्रेविटेशनल पुल आपको देखने को मिलेगा सन के द्वारा भी और मून के द्वारा भी। ठीक है, तो एक बात ये ध्यान रखिएगा कि सन के द्वारा भी और मून के द्वारा भी, है ना, दोनों के जो ग्रेविटेशनल यहां पर पुल होता है उसकी वजह से यहां पर आपको टाइड्स यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक बात ये ध्यान रखिएगा कि अब इसमें सन का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा या मून का, क्यों, क्योंकि इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा मून का, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है अर्थ से वो यहां पर क्या है, डिस्टेंस जो है इसकी यहां पर आपको कम देखने को मिलती है ना, इसी वजह से जो ज्यादा इंफ्लुएंस देखने को मिलेगा वो किसका होता है, वो मून का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है उसका ज्यादा इंफ्लुएंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द अकरेंस ऑफ स्प्रिंग टाइड्स। ठीक है, स्प्रिंग टाइड जो है उसको अगर आपको यहां पर उसके अकरेंस के लिए जो यहां पर रिक्वायर्ड कंडीशन है वो यहां पर क्या होगा। ठीक है, दो तरीके की टाइड्स होती है, एक स्प्रिंग टाइड होता है, एक नीप टाइड होता है। तो अभी आपको स्प्रिंग टाइड्स के बारे में बताना है।
व्हेन द सन मून एंड द अर्थ। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि व्हेन द सन एंड मून मेक राइट एंगल ऑन द अर्थ। और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द हाई ओशन सरफेस इज व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द ओशन सरफेस इज हाई। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कि व्हेन वेरी फास्ट विंड्स रन। ठीक है, तो अभी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सबसे सुटेबल कंडीशन है कि स्प्रिंग टाइड्स जो है वो आपको यहाँ पर फॉर्म होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, अच्छा एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि दो चीजें आपको ध्यान रखना है। एक तो होता है फुल मून डे, है ना, ये हो गया आपका एक फुल मून डे। और दूसरी बात अगर हम बात करेंगे, और एक हो गया आपका न्यू मून डे, है ना। फुल मून और न्यू मून का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। जिस दिन पूरा चंद्रमा दिखता है उसको हम फुल मून कहते हैं, और न्यू मून जो है वो उसका ऑपोजिट यहां पर हो गया। ठीक है, तो इन दोनों डे पर अगर आप देखोगे ना तो क्या होता है कि सन मून और अर्थ, ठीक है, सन मून और अर्थ ये सब जो है ये किसमें होते हैं, ये आपको सेम लाइन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सन हो गया, मून हो गया और अर्थ, ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं, ये आपको सेम लाइन पे जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, सेम लाइन पर मतलब एक सीध में जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और मतलब आप ये कह सकते हैं इस टाइम पर जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है कि टाइड्स जो होती है वो बहुत हाईएस्ट यहाँ पर होती हैं, है ना। मतलब आपको हाई टाइड्स जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और इसी तरीके की जो यहाँ पर टाइड होती है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम स्प्रिंग टाइड्स के नाम पे जानते हैं। तो इसका मतलब है कि व्हेन द सन मून एंड अर्थ, ठीक है, आर ऑल इन द सेम लाइन, वो यहाँ पर एक सुटेबल कंडीशन होती है जो आपको स्प्रिंग टाइड्स की यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ऑन विच डे डज स्प्रिंग टाइड्स टेक प्लेस, है ना, किस दिन पे जो है वो आप कह सकते हैं कि स्प्रिंग टाइड आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको अभी बता दिया है, फुल मून और न्यू मून, है ना। याद रखिएगा ये सब छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, या तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है पेपर के दौरान, या तो हम इसको याद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि न्यू मून और फुल मून दोनों टाइम पर जो है वो आपको स्प्रिंग टाइड देखने को मिलेगी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको यहां पर बता चुका हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, रीड द फॉलोइंग असर्शंस केयरफुली। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and cause high tide. When the moon and the sun makes right angle on the earth, then the lower tides come. ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो ये पहला वाला तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉज हाई टाइड, है ना। क्यों, क्योंकि मून की जो डिस्टेंस है वो यहां पर आपको कम देखने को मिलेगी। ठीक है, अब दूसरी बात यहां पर अगर हम देखेंगे तो अभी मैंने आपको हाई टाइड्स के लिए स्प्रिंग टाइड की जो कंडीशन है वो यहां पर बता दी है। ठीक है, अब यहां पर याद रखिएगा, अब मैं बात करने वाला हूं एक दूसरे तरीके की टाइड की, और इसमें मून जो है ना, मून के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मून अगर मान लीजिए कि अपने फर्स्ट, ठीक है, एंड लास्ट क्वार्टर में है, मतलब उसका एक फेस होता है ना पूरा, ठीक है, पहले थोड़ा सा दिखेगा, फिर कंप्लीट चंद्रमा दिखेगा, है ना, फिर गायब हो जाएगा। तो जब ये फुल और लास्ट क्वार्टर में या फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर में आपको देखने को मिलता है, तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जो ग्रेविटेशनल पुल होता है सन और मून का, ये आपको देखने को मिलता है। तो फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में जो है वो आपको लो टाइड्स यहां पर क्रिएट होती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, तो मतलब इसका ये हुआ कि व्हेन द मून एंड सन मेक्स राइट एंगल ऑन द अर्थ देन द लोअर टाइड कम्स। तो यहां पर क्या है कि उसमें सेम लाइन पे थे, है ना, सेम लाइन पे थे तो हाई टाइड्स आ रही थी। लेकिन अब क्या है कि राइट एंगल जब बनाएंगे तो वो यहां पर क्या होगा, तो वो जो है वो आपको लोअर टाइड्स देखने को मिलेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नीप टाइड्स जो हैं वो यहां पर कहते हैं। ठीक है, तो नीप टाइड्स में क्या होगा कि जो टाइड्स हैं वो उनका लेवल यहां पर कम रहेगा, मून सन और अर्थ के बीच में राइट एंगल का एंगल देखने को मिलेगा, और फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर जो होता है मून का, उस टाइम पीरियड पर जो है ये आपको नीप टाइड्स जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया है, बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट आर इज रिलेटेड टू द हाई टाइड, है ना। हाई टाइड के बेनिफिट जो है वो आपको यहां पर बताने हैं। ठीक है, हाई टाइड्स जो है वो नेविगेशन में हेल्प करती है, हाई टाइड्स जो है वो फिशिंग में भी यहां पर हेल्प करती है। द राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर ड्यू टू द टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए हाई टाइड्स जो है वो नेविगेशन में हेल्प करती है, जैसे वो सर क्रीक के बारे में आपने सुना होगा, है ना, सर क्रीक जो आपको एक डिस्प्यूट देखने को मिलता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो वहां पर हाई टाइड्स के टाइम पीरियड पर नेविगेशन पॉसिबल है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि हाई टाइड्स के दौरान पानी जब यहाँ पर बढ़ जाएगा
तो शिप्स वगैरह जो है वो हार्बर वगैरह में पहुंचने में उनको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो नेविगेशन काफी आसान होगा। दूसरी बात देखेंगे तो इसमें बोला गया है कि द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग, है ना, क्योंकि पानी जो है वो शोर के पास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगी कि जो फिश वगैरह होंगी वो थोड़ा सा शोर के करीब आ जाएंगी, है ना, और इसकी वजह से बहुत सारा जो प्लेंटीफुल यहाँ पर कैच होगा वो यहाँ पर फिशरमैन जो भी यहाँ पर काम कर रहे होंगे उनको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला स्टेटमेंट भी जो है ये आपका बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, तीसरी बात यहाँ पर दिया गया है कि द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस। तो ये काफी ऑब्वियस रीजन है ना, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इसका मतलब कि हाई टाइड के जो बेनिफिट्स यहाँ पर दिए गए हैं ये तीनों यहाँ पर आपको सही देखने को मिल रहे हैं। सो ऑल ऑफ द एबो जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओशियन करंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि यहाँ पर आपको फॉल्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको ये बोला जा रहा है कि पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि वार्म ओशियन करंट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल, है ना, मतलब जो भी वार्म ओशियन करंट होती है वो ओरिजिनेट होती है इक्वेटर के पास और पोल्स की तरफ यहां पर मूव करती है। तो टेम्परेचर जहां पर आपको देखने को मिलेगा ज्यादा वहीं से क्या होता है कि ये वार्म ओशियन करंट ओरिजिनेट होती है। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हाई लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड। तो कोल्ड करंट कहां से होंगी, जहां पर टेम्परेचर कम होगा। इसका मतलब है कि पोलर और जो हाई लैटिट्यूड वाले रीजन है, ठीक है, वहां से ये ट्रॉपिकल या फिर जो लोअर लैटिट्यूड की तरफ है वहां से ये कोल्ड करंट जो है वो ब्लो करती हुई आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। तो ओशियन करंट यहां पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि जो भी यहां पर टेम्परेचर कंडीशन यहां पर होती है उसको इन्फ्लुएंस करती है। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, अब यहां पर याद रखना इसमें बोला गया है कि लेब्राडोर जो ओशियन करंट है वो एक हॉट करंट है, जबकि ये गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये कोल्ड करंट जो है उसका एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद एक और कभी कभी एग्जामिनेशन में आपसे पूछते हैं गल्फ स्ट्रीम के बारे में, है ना। तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो कैसा है, वो आपको हॉट करंट यहां पर देखने को मिलेगा, जबकि यहां पर जो लेब्राडोर ओशियन करंट है ये आपका कोल्ड करंट देखने को मिलेगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, करेक्ट आंसर ये यहां पर कौन सा है, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। द वर्ड सुनामी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो सुनामी शब्द है ये कौन सी भाषा से जो है वो ओरिजिनेट यहां पर हुआ है। ठीक है, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानीज। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर क्या होता है कि ये इसका जो सुनामी का अगर हम यहां पर मीनिंग देखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हार्बर वीव्स, है ना, मतलब जो लैंग्वेज में अगर हम उसका मीनिंग देखेंगे तो उसको हार्बर वीव्स जो है वो यहां पर कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है ये जापानीज जो यहाँ पर लैंग्वेज है उसका यहाँ पर आपको शब्द यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सुनामी जो है यहाँ पर ये जापानीज भाषा का एक शब्द है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए तो ये था आज का हमारा ये सेशन, जिसमें मैंने करीब आपके साथ 21 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए हैं और काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें, कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने यहाँ पर आपको कवर करा दिए हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। बाकी आप हमारा डेली न्यूज एनालिसिस जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो, इसमें क्वेश्चन वगैरह भी मैं प्रैक्टिस कराता हूँ और सभी इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर मैं कवर करता हूँ, जो कि आपके एग्जामिनेशन और एसएसबी इंटरव्यू दोनों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, इसका जो प्राइस है वो केवल 249 रुपीज मंथली सब्सक्रिप्शन है इसका। तो अगर 30 दिन का महीना होगा तो 30 दिन सब्सक्रिप्शन मिलेगा, 31 डेज का होगा तो 31 डेज का होगा। ठीक है, आज से आप करोगे तो अगर मान लीजिएगा 16 अक्टूबर है तो 16 नवंबर तक आपको इसका सेशन जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी एसएसबी का कोर्स तो ऑलरेडी रनिंग है ही है। आज से हम सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के बारे में जो है वो डिस्कशन यहाँ पर करेंगे, तो इसमें भी इनरोल कर सकते हो। 3 महीने की वैलिडिटी है, तो वो आज से ही स्टार्ट होगी। अगर आप आज कोर्स परचेज करोगे तो आज से वैलिडिटी होगी और जो पुरानी क्लासेस खत्म हो चुकी हैं उनके रिकॉर्डेड सेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये मेरा नंबर है, आप इसके थ्रू मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, डिटेल्स वगैरह भी ले सकते हैं और साथ ही साथ आप डिफेंस मास्टर ऐप को डाउनलोड करके भी चीजें जो है वो यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बाकी इस सेशन के अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे डिफेंस मास्टर टेलीग्राम जो ग्रुप है उससे जुड़ जाइएगा चैनल में। ठीक है, तो वहां पर मैं इसकी पीडीएफ वगैरह भी जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और जो भी चीजें मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करी हैं
वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।